हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप को वन शॉट में कवर करेंगे, वो भी फुल मैप फ्लो चार्ट के साथ कवर करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैंने इस नोट्स में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया ऑफ नेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और विजुअलाइजेशन नेशन और नेशनलिज्म इन इम्पेरियलिज्म के टाइम पे, और मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन भी पढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब मोनार्ची था तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हो, उसके बाद में रिपब्लिक हुआ। इस पूरे यहाँ से यहाँ के आल जर्नी को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो था मेजर स्टेप्स भी लिए गए थे, 7 मेजर स्टेप्स लिए गए थे। और इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एट द सीक्रेट ऑफ सेंस बिलोंगिंग द एमंग द पीपल। ये 3 से 5 मार्क्स में आता है, तो इसका आंसर जो है ऐसा होगा, द जैसे कि होगा ला पैट्रिया फादरलैंड ली सिटी और सिटीजन। मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में हमारे जो हमारा लैंड है उसको हम लोग धरती बोलते हैं। तो जैसे वहाँ पे जो था यूरोप में, वहाँ पे फादरलैंड बोला गया था। जैसे भारत माता, तो वहाँ पे सिर्फ फादरलैंड बोलता, और ला सिटियन बोला गया था। ये दोनों शो कर रहे थे यूनाइटेड कम्युनिटी। ये लोग मांग रहे थे यूनाइटेड कम्युनिटी होना चाहिए और इक्वल राइट होना चाहिए इन लोगों के पास में। ये दो एक पॉइंट्स में ये जो इसको शो करता है। और वहाँ पे जब 7 स्टेप में सेकेंड स्टेप ये था कि न्यू ट्रेडिशनल फ्लैग जो था उसको लॉन्च किया गया था, जो स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इस मतलब नेशनलिस्ट के आइडिया को स्प्रेड कर रहा था। ये सेकेंड पॉइंट था। द थर्ड इज रीजनल रीजनल लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और जो ढेर सारी लैंग्वेज था उसको डिसकंटिन्यू कर करके एक लैंग्वेज बनाया गया था, फ्रांस। ये थर्ड था। एंड फोर्थ था, न्यू नेशनल एंथम व लॉन्चेड। मतलब जो एक नया नेशनल एंथम था वो लॉन्च किया गया था। जैसे हमारे भारत में आप जनगण मन, वंदे मातरम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पे भी एक नया नेशनल एंथम लॉन्च किया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये हेल्प किया था रेवोल्यूशन में, और कैसे लोगों में रेवोल्यूशन के प्रति रेवोल्यूशन को करने के प्रति एक्साइटमेंट किया गया था। ये सब पढ़ेंगे। और उसमें था 7.6 पॉइंट ये था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी लॉन्च किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि उसमें था एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो सारे कि जो भी अप्लाई होगा मार्केट्स के लिए, अदर के लिए, वो जो था सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करेगा, वही करेगा। और इसमें जो था एक यूनिफॉर्म लॉ भी अप्लाई किया गया था पूरे होल कंट्री में, और स्टैंडर्ड लॉ ऑफ वेट एंड मेजर को भी वेटर मेजर को भी स्टैंडर्ड लेवल से शो करने का वो किया गया था। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे पहले समय के लोग जो थे पत्थर से काउंट करते थे, तो उसको हम लोगों ने हटा के वेट एंड मेजर से भी किया ऐसा। फिर 1719 में फ्रांस को डिस्ट्रॉय करने का सोचा गया एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे कि 1719 में डेमोक्रेसी था, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। ये हम लोग क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो डेमोक्रेसी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसके बाद डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप और यहाँ डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप और नेपोलियन बोनापार्ट बीच में जब था, इस पूरे जर्नी को हम नेपोलिक कोड बोलते हैं, और सिविल कोड भी बोलते हैं। ये जो था डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया था नेपोलियन बोनापार्ट जो थे। और इससे भी एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिए आप लोग। नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल्ड। ही हैड incorporate the revolutionaries principles in order make to whole system more rational and efficient analysis। तो इस मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, नोट्स बनाने में थोड़ा जल्दी, लेक्चर भी देखना था। तो नेपोलिक कोड ऑफ 1804, तो इसके जो थे 2 मेजर्स मैंने ऐसे लिखा है, गुड्स और बैड, दोनों मेजर्स को हम लोग देखेंगे। तो गुड्स मेजर जो था, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ये जो लोग थे एबॉलिश कर दिए थे फ्यूडल सिस्टम को। और यहाँ पे जो था फ्रीड प्रीजेंट फ्रॉम
सरदम मतलब वहाँ वो बंधुआ मजदूरी, ये जो था ये नेपोलिक जो था बंधुआ मजदूरी को भी हटा दिया था। ये मतलब वहाँ के लोगों को अच्छा काम किया था। बंधुआ मजदूरी जैसे कि होता है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके वो उनसे जो है जो जिनके पास खेती करने का जगह नहीं होता उनसे लैंड लेते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं, उसको यूटिलाइज मतलब अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद में उनको जितना यूटिलाइज होता है उसका आधा जो था पैसा उस लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दें। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया था। जैसे कि जब कहीं पे सामान को ट्रेड के लिए इधर से उधर लाया जाता था, ले जाया जाता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। तो ये एक काम अच्छा किया था नेपोलियन ने। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ किया था और सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर गाइड कर दिया था इसने। और प्रॉपर मेजरिंग यूनिट वाज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और बैड क्या था, इंट्रोड्यूस द इंश्योरेंसिप कर दिया था। नो राइट टू वोट टू वुमेन था। नो राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी, नो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन था, ये भी नहीं था। और फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी मतलब जो लोकल प्लीजेंट थे उनको फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूटमेंट किया गया। जैसे कि फोर्सफुली जो लोकल पीपल्स थे उनको आर्मी में भर्ती किया गया था ज़बरदस्ती। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको हम लोग 4 में ऐसे पढ़ेंगे। तो पहला जो था सोसाइटी को ब्रिटिश मिडिल क्लास, और सेकंड जो था मिडिल क्लास लिबरल क्या हुआ था, उसके बाद न्यू कंजर्वेटिव 1815, उसके बाद रेवोल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सोसाइटी ऑफ यूरोप पहला पार्ट जो था ये, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरीज, प्लीजेंटलीज पुअर पीपल थे, और एरिस्टोक्रेट्स एलाइट मीन्स जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स उनको हम एरिस्टोक्रेट्स कह सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनरीज थे ये लोग आए थे यूरोप में इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए 1715 में। तो इन्होंने देखा कि कैसे ये प्लीजेंट पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें सप्रेशन किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इन्होंने कहा ये पुअर पीपल्स थे, तुम लोग समझ नहीं पा रहे, ये लोग तुम्हें मार रहे हैं। तो इसने जो था ये मिडिल क्लास कलर किस में आ जाएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इन्होंने इसको समझाया, पुअर प्लीजेंट को समझाया कि लिबरल हो लिबरल समझाया कि तुम लोग भी इंडिपेंडेंस हो पुअर पीपल को। उसके बाद देखिए लिबरलाइजेशन, ये जो लिबरल वर्ड है उसका मीन्स होता है टू फ्री। उसके अंदर मिडिल क्लास जो थे नॉट यूनाइट, वो यूनाइट नहीं होना चाहते थे। मिडिल क्लास पॉलिटिकल लिबर्टी चाहते थे, इकोनॉमिक लिबर्टी चाहते थे। पॉलिटिकल लिबर्टी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल चाहते थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, गवर्नमेंट कंसेंट मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव रूलर थे वो चाहते थे खुद इलेक्शन में वो वोट देकर उन्हें जिताए, डिक्टेटरशिप ना रहे, ऐसा सब। और ये फ्रीडम, उसके बाद ये इकोनॉमिक लिबर्टी में आया फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में जैसे ट्रेड्स होते हैं, नहीं मार्केट में जो थे जो अलग अलग बेजेस के दुकान और सारे जो शॉप्स थे उन पे ये नेपोलियन जो था वो कह दिया था कि सारे सामान एक मतलब सारे जो थिंग्स थे खाने होने के और कपड़े उपड़े वो सब एक रेट में मिलेंगे। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट पर रिमूव द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, मतलब कह रहे थे स्टेट को और सारे जो इम्पोजेस थे ज़्यादा टैक्सेस को ना लिया जाए, जैसे कि ट्रेड के सामानों को ना लिया जाए, उसी के कारण से ये टैक्स बढ़ रहा था। तो उसको घटाने का भी डिमांड किया गया था। कस्टम ड्यूटीज़ को भी इसमें किया गया था, इन्वॉल्व किया गया था। और ये जो थे जोलोरियन जो थे वो ये इन ट्रेड पैकिंग इनको बोला जाता है, ये जो थे पैकिंग इन ट्रेड को ख़त्म कर दिए थे। और वहाँ पे एक और इकोनॉमिक लिबर्टी में एक और पॉइंट है, करेंसी 30 था उसको घटा करके 2 कर दिया गया था। अब देखिए कंजर्वेटिव जो था हमारा सेकंड पार्ट है। प्रूशिया ब्रिटेन, ये जो कंजर्वेटिव था ये इन सारी स्टेट्स से मिल कर के बना था। प्राग जिस इसमें हो जाएगा प्रूशिया, पी से, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन, इन सब कंट्रीज़ को मिला करके हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। और ये कंजर्वेटिव में चर्च, ट्रेडिशनल बिलीफ, मोनार्ची ये सब आते हैं। और ये जो था ये लोग
प्राग ने मिलकर के 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना को लॉन्च किया था। वाटरलू भी हम इसको कहते हैं, ये साइन हुआ था 1815 में। उसके बाद नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन जब हार गया था, ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुआ था, ये कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस इसको भी हम बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना जो था 3 मई में, इसको हम समझ सकते हैं। साइन बाय द प्राग कंट्रीज, ये जो था प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन द्वारा साइन किया गया था। और अंडू चेंजेस दैट नेवर ड्रॉप बाय नेपोलियन, और मतलब उसमें अंडू का चेंजेस जो पहले के समय नेपोलियन के पहले जो रूल कर रहा था यूरोप में, उसने जो चेंजेस नेपोलियन ने नया चेंज लाया था, तो उसके पहले जो रूल था, जो रूल रेगुलेशन था, उसको फिर से लॉन्च कर दिया गया था। और सेटलमेंट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप में और इंडस्ट्री को सेटलमेंट करने का भी सब लोग सोचा था। और यहाँ देखिए सेटलमेंट ऑफ यूरोप को, मतलब इसको समझ सकते हैं हम, ये किंगडम ऑफ नदरलैंड, बेल्जियम, जो था ये नदरलैंड का किंगडम था, वो बेल्जियम में आधा कर गया था। प्रूसिया गिवन द पार्ट ऑफ सक्सोनी, ऑस्ट्रिया गिवन द नॉर्थ इटली, रशिया गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, और ये जेनको जो था एडेड हो गया था पिडामेंट ऑफ साउथ में। रेवोल्यूशनरीज देखिए, सीक्रेट सोसाइटी में यहाँ पे जो था सीक्रेट सोसाइटी मेक हो गया था। वो सीक्रेट सोसाइटी कुछ भी मैजनीन के थ्रू बना था। उसमें तो उसने 2 सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मर्सिलियस में और यंग यूरोप इन बर्ने में बनाया था। गिस्पी मैजनी जो था, इसको ये जो थे यूरोप के एक मेंबर ने कहा था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और ये जो था प्रोपोगेंडा ऑफ मोनार्ची कर दिया था। प्रोपोगेंडा और डेमोक्रेसी को सीक्रेट सोसाइटी मिलकर बनाया था। और एज ऑफ रेवोल्यूशन को हम लोग समझेंगे, कंजर्वेटिव्स के द्वारा सपोर्ट द मोनार्ची 1815 में आया था। उसके बाद में लिबरल्स, नेशनलिस्ट फीलिंग और रेवोल्यूशन में 4-5 लोग आए थे, पोलैंड, जर्मनी, इटली और ऑटोमन ब्रिटेन। तो इसमें क्यों रेवोल्यूशन हुआ, रीजन्स को जानने के लिए, ये था रोमांटिज्म ग्रोथ हो गया था, और भी इकोनॉमिक क्राइसिस, हंगर, हार्डशिप, और सी मिडिल क्लास जो तो रिवॉल्ट करना चाहते थे, और वो एजुकेटेड 1840 में रिवॉल्ट करना चाह रहे थे। और जो 1840 का रेवोल्यूशन को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन हमारा जो था यूरोप वो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, लेकिन उसको और बाद में हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन अब हम लोग समझेंगे कि कैसे When the France sneezes, rest of Europe catches the cold, ये हो गया एक। उसके बाद में जो था जियोमेट्री जब छींकता है तो सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद में देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे पहले पहला पॉइंट, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में फ्रांस में हुआ था। 1850 कंजर्वेटिव के द्वारा हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। उसमें ओवरथ्रो द लिबरल्स को ओवरथ्रो कर दिया गया था। 1830 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का सेटअप करने का वो किया गया था, और लुइस फिलिप जो थे उनको भी हटा दिया गया था। और ये जो थे ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस हो गया था अंडर द ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। और कैडल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन, कैडल ऑफ यूरोप मीन्स यूरोप के कल्चर को बढ़ावा दिया गया था। इसको मतलब यूरोप के कल्चर को बनाए रखे थे यूरोपियन जो थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1825 से 1830 में चला था। और इसके बाद जो था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटेनियस साइन हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लीड बयान पोएट जो थे, ये राइट द पोएम टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। देन बी जो था अप्रेसिंग इन ब्रिटेन नहीं है, ब्रूसेल, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नदरलैंड। ये हो गया था रोमांटिज्म जो था, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रोमांटिज्म जो था एक कल्चरल मूवमेंट था, जिसमें डेवलपमेंट किया गया था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। और इसमें जो था ये सपोर्टिंग किया गया था इमोशन को, फीलिंग्स को, जिसमें पीपल्स को यूनाइट किया गया था। सोशल टेंशन को भी इन्वॉल्व। रोमांटिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें जो थे कल्चरल मूवमेंट, बहुत सारे राइटर आए थे, पोएम लिख रहे थे, जैसे कि स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशन के थ्रू कैसे प्यार को जागरूक करने के लिए आए थे। जैसे बहुत सारे इंडिया में अगर हम देखें तो
बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, कल्चरल मूवमेंट, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूवमेंट, वो भी लोगों को उत्साह करता है अपने देश को आज़ाद करने के लिए। यही सब है। जॉन गॉड गॉटफ्रेड हेडर, ये जो थे 10 वॉल किया गया था, वॉल गेंस्ट किया गया था इनके जो ट्रू जर्मन कल्चर डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। ट्रू जर्मन कल्चर था, उसको कॉमन पीपल ने डिस्कवर्ड किया था। और ये जो थे, ये जो पीपल थे, ट्रू स्क्रिप्ट ऑफ नेशन थे। उसका ना पोलैंड पार्टीशन में, बट स्टिल नेशनलिस्ट फीलिंग पॉलिश पीपल केप्ट ऑन राइजिंग। जो नेशनलिस्ट पीपल फीलिंग्स थी, तो पॉलिश पीपल जो थे केप्ट हो गए थे, बढ़ रहे थे। मतलब पॉलिश पीपल का पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। ये करोल करपुनेस वो सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल स्ट्रगल, जैसे कि 26 को इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते, वैसे ये लोग भी कर रहे थे। रशिया का जो डोमिनेशन था ओवर द पोलैंड, रशिया ने अपने डोमिनेशन को पोलैंड दिया था। और पॉलिश लैंग्वेज वो थ्रू आउट द स्कूल, पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया गया था। पॉलिश रिवोल्ट द ऑल थ्रू देयर रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड। और 1830 में जो हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप ये सब बढ़ गए थे, पॉपुलेशन बढ़ गया था, और फूड डिमांड भी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब बढ़ गया था, क्राइसिस और प्रॉब्लम्स, मल्टी प्रॉब्लम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 1848 में जो फ्रांस लुइस फिलिप्स थे, वो फिर सब इनका जो सत्ता था वो गिर गया था। वो उसके बाद में वर्क स्पेस सेटअप करने के लिए नहीं हो रहा था। और उसमें एक जनरेट किया गया था आइडिया को, जिसमें एडल्ट 21 जो थे वही राइट टू वोट कर सकते हैं, और राइट टू वोट की गारंटी भी हो गई थी। और नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट भी रिपब्लिक हो गया था। उसके बाद में सिलीसिया एपिसोड को, जैसे कि ये व्यूवर्स कॉन्ट्रैक्टर जो थे व्यूवर्स को रॉ मटेरियल देते थे, तो व्यूवर फिर वापस थे इनको कॉन्ट्रैक्टर को फिनिश गुड देते थे, उनको बना करके देते थे, ऐसा प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम ऑफ लो वेजेस का हुआ था, जिसमें व्यूवर के शेल्टर के लिए डिमांड किया गया था। और यहाँ पे देखिए, दे गिव लॉस अमाउंट ऑफ थिक वर्क, सो व्यूवर डिसाइडेड टू इंसाइडेड 4 जून 2 PM viewers marked towards the more reasons। ये सब छोड़िए। एजुकेटेड मिडिल क्लास रिवोल्ट किया था 1840 में, रिपोर्ट बाय द लिबरल्स, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, फ्रीडम में प्रेस और एसोसिएशन दोनों को फ्रीडम करने की बात की गई थी। नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब, यहाँ से हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जो मिडिल क्लास थे वो नेशनल असेंबली बनाए थे 1830 में रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और ड्राफ्ट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिए थे। स्टार्टेड द मोनार्ची टू द फ्रैंक, मोनार्ची को फ्रंट कोर्ट पर लेके गए थे विलियम फोर्थ के द्वारा। और स्टार्टेड ignoring all power, now national assembly the demand of workers। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वुमेन थी, जैसे जर्मनिया हो गई, मारनिया, ये सब जो वुमेन प्रोटेस्टर थी, उन्हें पॉलिटिकल मीटिंग किया गया था। इन्होंने किया था डेमोक्रेटिक में इन्वॉल्व थी, न्यूज़पेपर में भी इनका नाम आया था। बट स्टिल दे गिवन स्टेटस ऑब्जर्व द पार्लियामेंट, ये सिर्फ पार्लियामेंट में स्टेटस को ऑब्जर्व करते थे। सेपरेशन और रिवोल्ट की साइकिल यहाँ पे चलती थी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में इनिशिएटिव बाय लिबरल्स, इन्होंने इनिशिएटिव किया था लिबरल्स इनिशिएटिव एंड क्रस्ट किया था मोनार्चियल एंड मिलिट्रीज ने। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे, उसके बाद में यूनिफिकेशन और जर्मन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी प्रूशिया को दी गई थी। वहाँ के CM जो थे ओटोमन बिस्मार्क, और वो चीफ आर्टिस्ट जर्मन यूनिफिकेशन के बन गए थे। कैसे बने थे? OVV फॉर फाइट 3 वॉर, वहाँ पे 3 वॉर हुआ था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में, फॉर ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। फिर 1871 में प्रूशियन किंग विलियम I को यहाँ पे एम्परर
प्रोक्लेम द एम्पर ऑफ हॉल ऑफ मेरेटियस। फिर इटली यूनिफिकेशन में देखेंगे ऑस्ट्रिया कैसे नदर इटली में हो गया था, उसके अन्य के साथ कम किया गया था। जो ऑस्ट्रिया थी इसको हटा दिए थे। उसके बाद में जो था बर्नल किंग ऑफ स्पेन जो था वो साउथ इटली को हटा करके गरिबाल्डी के हाथ मतलब हटा दिया था हेल्प ऑफ लोकल पीपल्स के थ्रू में। और जो ये जब दोनों लोग हट गए तो ये जो सेंट्रल था ये डर के मारे खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था पोप। फिर यहाँ पे ब्रिटेन का है, इंग्लैंड। फिर हम अपने चैप्टर को एंड करते हुए लास्ट टॉपिक इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म लव टुवर्ड्स ऑन नेशन, imperialism love towards own nation country expand other countries culture। और जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इटली, बाल्कन जो थे इन सब को ओटोमन एम्पायर अगेंस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पेरियल था। या उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम दूसरे चैप्टर नेशनलिज्म इन हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स।